समझेंगे कि नागरिकता का अर्थ क्या है। देखिए, आमतौर पर जो नागरिकता का सरल अर्थ है उसका तात्पर्य है राज्य के राजनीतिक समुदाय में भरपूर सहभागिता। यानी प्रत्येक व्यक्ति का राज्य के राजनीतिक समुदाय में जो भरपूर सहभागिता होती है उसे आमतौर पर नागरिकता के रूप में जाना जाता है। आधुनिक राष्ट्र राज्यों में सहभागिता का अर्थ वैधिक सदस्यता मात्र नहीं है, जैसे कि ऐसी सदस्यता जो विदेशी यात्रा के लिए परिपत्र द्वारा शोधित होती है, बल्कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत चुनावों में भाग लेने पर और वैधिक शासन के अधीन रहने से भी है। आधुनिक काल में जो नागरिकता की अवधारणा है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समता की अवधारणाओं, असामाजिक कल्याण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है। जब हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में नागरिकता का अर्थ समझते हैं तो उसके अंतर्गत हम सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक समता की अवधारणाओं और साथ ही साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक कल्याण के समस्त क्षेत्रों से नागरिकता की अवधारणा को संबंधित करते हैं और इन समस्त क्षेत्रों से ही ये नागरिकता की अवधारणा जुड़ी हुई है। जब प्रत्येक व्यक्ति को एक राज्य के सदस्य होने के नाते उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सामाजिक और आर्थिक समता प्राप्त हो। एक राज्य के सदस्य होने के नाते जब प्रत्येक राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त हो, समता प्राप्त हो, बराबरी के अधिकार प्राप्त हो तथा उसके इन क्षेत्रों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो, तो इसी से संबंधित है नागरिकता की अवधारणा। और इन अधिकारों से प्राप्त व्यक्ति को ही वास्तविक रूप से नागरिक कहा जा सकता है। चलिए अब हम इसके इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं कि सिटीजनशिप इज ए स्टेटस वेस्ट ओड ऑन दोज हु आर फुल मेंबर्स ऑफ ए कम्युनिटी। The rights associated with this status in theory allow individuals to pursue their own conceptions of the good life as long as they do not hinder others' similar pursuits and the state protects this status। ठीक है, तो ये नागरिकता की अवधारणा का अर्थ है। मैंने इसको समझाने की आपको कोशिश की है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, क्योंकि मेरे कुछ मित्रों की मुझसे शिकायत है कि मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषी लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको जो वीडियो लेक्चर दूँ उसका इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल करवाऊँ। ठीक है, तो यहाँ से आपका नागरिकता के संबंध में पूरा जो कॉन्सेप्ट है आई होप वो क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इससे संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नागरिकता की अवधारणा की क्यों आवश्यकता है, और इस टॉपिक से रिलेटेड एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना है हम उन सभी की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे का कॉन्सेप्ट समझना। चलिए अब हम समझेंगे कि भारतीय नागरिक कानून क्या कहता है। तो 1955 के कानून में जन्म को भारत की नागरिकता का आधार बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर 26 जनवरी 1950 के बाद किसी का जन्म भारत में हुआ है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन उसके माता पिता दोनों का या उनमें से किसी एक का भी भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। लेकिन इसके उपरांत सन 2003 में इसमें महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। 1955 में तो जन्म को भारत की नागरिकता का आधार बनाया गया था, लेकिन सन 2003 के बाद इस नागरिकता संबंधी नियम में, कानून में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इसे भी हम जानेंगे वीडियो लेक्चर के माध्यम से, क्योंकि जब हम नागरिकता की अवधारणा को समझते हैं तो हमें भारत के नागरिक होने के नाते भारत में नागरिकता के संबंध में क्या नियम है इसे भी जानना अत्यंत आवश्यक है। तो हम इस टॉपिक के समस्त पहलुओं को समझेंगे, तब हम इस पे आधारित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाएंगे। देखिए 2003 में फिर इसमें संशोधन हुआ और इस संशोधन में क्या कहा गया कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुआ व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, लेकिन उसके माता और पिता दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए। अब तक इसके पहले क्या कहा जा रहा था कि ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में हुआ
और उसके माता पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन जब सन 2003 में इसमें संशोधन हुआ तो इसमें ये कहा गया कि उसके माता और पिता दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए, या माता पिता में से कोई में से एक भारत का नागरिक हो। और ये भी कहा गया कि दूसरा वो अवैध प्रवासी ना हो जो, ठीक है। तो ये संशोधन हुआ। तब से लेके आज तक भारत के नागरिकता संबंधी प्रावधान में, नियमों में अनेक संशोधन हुए, ठीक है। नागरिकता के संबंध में एक और वीडियो लेक्चर मैंने बनाया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अब हम नागरिकता की अवधारणा से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट्स को MCQs के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पे पहला क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता किस तरह से हल की जा सकती है। आपके ऑप्शन है, पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंश परंपरा के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के आधार पर, और लास्ट है उपरोक्त सभी के आधार पर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में नागरिकता को किस तरह से हासिल किया जा सकता है, ठीक है। क्या ये जन्म के आधार पर है, वंश परंपरा के आधार पर है, पंजीकरण के आधार पर है, या फिर इन तीनों के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। आपको ये बताना है। थोड़ा सा समय ले लीजिए, कमेंट करके मुझे आप भी इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। जो फैक्ट्स शुरुआत में बचे रह गए हैं उन सारे फैक्ट्स को मैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से डिस्कस करूंगी। तो भारत में नागरिकता इन तीनों ही प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, जन्म के आधार पर भी, वंश परंपरा के आधार पर भी, और पंजीकरण के आधार पर भी भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो इन तीनों के आधार पर भारत में नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। और आगे और जो नागरिकता की व्यवस्था है वो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत की गई है। तो ये क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत के संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में किया गया है। तो आपका आंसर होगा भाग 2 में। और किन अनुच्छेदों के अंतर्गत किया गया है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस विचारक का यह कथन है कि नागरिकता किसी व्यक्ति की वैधानिक स्थिति है जिसके कारण वह राजनैतिक रूप से संगठित समाज की सदस्यता प्राप्त कर राजनैतिक एवं सामाजिक लाभ को प्राप्त करता है। ये किस विचारक ने कहा था कि नागरिकता किसी व्यक्ति की वैधानिक स्थिति है जिसके कारण वह राजनैतिक रूप से संगठित समाज की सदस्यता को प्राप्त कर राजनैतिक एवं सामाजिक लाभ को प्राप्त कर सकता है। क्या ये लास्की ने कहा था, कैटलिन ने कहा था, अरस्तु ने कहा था, या फिर माइकल वालजार ने कहा था। ऑप्शन को देखिए और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। बिल्कुल इत्मीनान से आप लोग वीडियो को देखा करिए और एकांत स्थान पर बैठ के मेरे वीडियोस को देखा करिए हेडफोन लगा के, ठीक है। और सारे क्वेश्चन का आंसर भी देने की कोशिश किया करिए। मैं टू दी पॉइंट आपके लिए वीडियो लेक्चर लेकर आती हूँ और कम समय में मैं आपका संबंधित टॉपिक से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। कैटलिन ने यह कहा था कि नागरिकता किसी व्यक्ति की वह वैधानिक स्थिति है जिसके कारण वह राजनीतिक रूप से संगठित समाज की सदस्यता को प्राप्त कर राजनीतिक एवं सामाजिक लाभ को प्राप्त करता है। राजनीतिक एवं सामाजिक लाभ को प्राप्त करता है। एक नागरिकता की जो परिभाषा कैटलिन ने दी थी वो यह है, ठीक है, कि राजनीतिक रूप से संगठित समाज की सदस्यता प्राप्त करके नागरिकता जो है किसी व्यक्ति की वह वैधानिक स्थिति है जिसके द्वारा जो व्यक्ति है वो राजनीतिक रूप से संगठित समाज की सदस्यता को पहले प्राप्त करता है और राजनीतिक एवं सामाजिक लाभ को प्राप्त करता है। नागरिकता का कॉन्सेप्ट जो कैटलिन ने दिया था वो यह है, ठीक है। तो एक तरह से ये नागरिकता की परिभाषा है कैटलिन के अनुसार, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिए जो भी वीडियो में मैं बता रही हूँ। तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक दक्षिणी राज्यों में काले और गोरे लोगों के भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ MCQs फॉर्म में, ये सभी आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो सारे क्वेश्चन को आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखा करिए। तो आपके ऑप्शन है अ रॉबर्ट मुगाबे, ब T.H. मार्शल, स मार्टिन लूथर किंग जूनियर और द ओल्गा रिलिश। आपको ये बताना है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका में काले दक्षिणी राज्यों में अनेक दक्षिणी राज्यों में जो काले और गोरों के लोगों के भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ किसने आंदोलन
शुरू किया था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, आपको ये बताना है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है, आप लोग अपना टाइम लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है सर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो अनेक दक्षिणी राज्य थे जहाँ पे काले और गोरे लोगों के लिए जो भेदभावपूर्ण कानून बनाया गया था, उसके खिलाफ आंदोलन के प्रमुख नेता थे और इस आंदोलन का संचालन इन्हीं के द्वारा किया गया था। वहाँ पे होता यह था कि काले लोगों के साथ भेदभावपूर्ण व्यापार किया जाता था तथा उन्हें गोरे लोग जो थे, जो गोरी चमड़ी के लोग थे, उनके साथ भेदभाव करते थे और उन्हें अपने से निम्न समझते थे। वो ये सोचते थे, वे उन्हें तुच्छ समझते थे। ठीक है, तो इसी के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा विचारक परिवार के मुखिया को नागरिक मानता है? कौन सा ऐसा विचारक है जो परिवार के मुखिया को नागरिक मानता है? प्लेटो, मैकियावेली, हॉब्स या बोधा? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा विचारक है जो ये कहता है कि परिवार का मुखिया नागरिक है। इन ऑप्शन में से देखिए क्या हो सकता है इसका आंसर। वीडियो को पॉज कर लीजिए और राइट आंसर देने की कोशिश करिए। कमेंट बॉक्स में मुझे अपना स्कोर भी शेयर किया करिए। तो बोधा ने ये कहा था, बोधा जो विचारक थे, उन्होंने ये कहा था कि परिवार का मुखिया ही नागरिक है। जो परिवार का जो मुखिया होता है वो नागरिक है। ठीक है, इनका मानना था कि जो परिवार का मुखिया होता है वो नागरिक है। ये बोधा का कथन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? क्वेश्चन नंबर 5 है ये। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? अ इकहरी नागरिकता, ब दोहरी नागरिकता, स तिहरी नागरिकता और द इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान किया गया है संविधान के द्वारा। भारतीय संविधान में जो नागरिकता का उल्लेख है वो भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। मैं जितने भी शुरुआत में जितने भी आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताई हूँ नागरिकता के संबंध में, उन सभी को MCQs के फॉर्म में आपके सामने लाई हूँ और आपके सारे जो डाउट्स होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, इन सारे MCQs की प्रैक्टिस करके क्लियर हो जाएंगे। तो भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया, यानी भारत में चाहे वो किसी भी राज्य का नागरिक हो, इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है भारत में। अमेरिका में क्या है कि जो जितने राज्य हैं उनके लिए उनकी अलग अलग, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के भी नागरिक हैं और जिस राज्य के वो नागरिक होते हैं उनकी भी नागरिकता उसे प्राप्त होती है। लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत में प्रत्येक राज्य के नागरिक जो है वो देश का नागरिक है, अलग से राज्य की नागरिकता नहीं प्राप्त है। तो भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में कैसी नागरिकता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो ये सभी फैक्ट्स आप लोग ध्यान से सुनिए जो मैं आपको वीडियोस के दौरान बताती हूँ, और इन वीडियो को अगर आप एक बार देखने के बाद दोबारा देख लेंगे तो टॉपिक से रिलेटेड आपका सारा कॉन्सेप्ट वीडियो देखते देखते ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज कर लिया करिए। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लगती है तो वीडियो को पॉज कर लिया करिए और राइट आंसर देने की कोशिश किया करिए। तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान द्वारा इनकी व्यवस्था संविधान के भाग 2 में की गई है और अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 5 से लेकर 11 तक भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। हाँ, एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है नागरिकता के बारे में कि भारत में नागरिकता जो संबंधी जो प्रावधान दिया गया है वो इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नागरिकता अधिनियम 1955 का संबंध किससे है? अ विदेशी की परिभाषा से, ब बाहरी व्यक्ति के अधिकार से, स नागरिकता की परिभाषा से। नागरिकता अधिनियम 1955 का संबंध किससे है आपको ये बताना है। क्या ये विदेशी की परिभाषा से संबंधित है? क्या ये बाहरी व्यक्ति के अधिकार से संबंधित है? क्या ये नागरिकता की परिभाषा से संबंधित है? आपको ये बताना है। और द है नागरिकता की प्राप्ति तथा समाप्ति से संबंधित है। ठीक है, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया है तो देख लीजिए, द जो ऑप्शन है वो है नागरिकता की प्राप्ति तथा समाप्ति से। ठीक है, आपको ये बताना है कि जो नागरिकता अधिनियम 1955 था उसका संबंध किससे है? नागरिकता की परिभाषा से है या नागरिकता की प्राप्ति तथा समाप्ति से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है द नागरिकता की प्राप्ति तथा समाप्ति से
संबंधित है। जो भारत का नागरिकता अधिनियम 1955 है वो नागरिकता की प्राप्ति तथा समाप्ति इन दोनों से ही संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन जो है सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। 7वां क्वेश्चन है, आदर्श नागरिकता के मार्ग की प्रमुख बाधा कौन सी है? आदर्श नागरिकता के मार्ग की प्रमुख बाधा कौन सी है? अ अज्ञानता, ब संकीर्णता, स उग्र राष्ट्रीयता और द उपरोक्त में से सभी। आदर्श नागरिकता के मार्ग की प्रमुख बाधा क्या है आपको ये बताना है। ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो आदर्श नागरिकता के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती हैं? तो ये तीनों ही बाधाएं हैं जो आदर्श नागरिकता के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती हैं। अज्ञात व्यक्ति की अज्ञानता, उसकी संकीर्णता की भावना तथा उग्र राष्ट्रीयता की भावना, ये तीनों ही आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो करती हैं और एक मनुष्य को आदर्श नागरिक बनने से वंचित करती हैं। ठीक है, जब देखिए ये शिक्षा, जब हम शिक्षा का प्रसार करेंगे तो हम इन सभी बुराइयों से पार पा सकेंगे। जब मनुष्य में शिक्षा का प्रसार होगा तो उसका अज्ञानता दूर होगा, उसकी जो संकीर्णता की भावना है, ठीक है, जो उसका संकुचित व्यवहार है, जो उसमें संकीर्णता की भावना वो भी दूर हो जाएगा और उग्र राष्ट्रीयता की भावना समाप्त होगी, क्योंकि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को अपने अधिकार अच्छी तरह से अपने अधिकारों का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन कि टी.एच. मार्शल की नागरिकता संबंधी धारणा किससे मिलती जुलती है? टी.एच. मार्शल की नागरिकता संबंधी धारणा किससे मिलती जुलती है? राष्ट्रवाद से, आदर्शवाद से, मार्क्सवाद से या फिर उदारवाद से? टी.एच. मार्शल की नागरिकता संबंधी अवधारणा किससे मिलती जुलती है? आपको ये बताना है। राष्ट्रवाद से, तो ये उदारवाद से मिलती जुलती है। टी.एच. मार्शल की नागरिकता संबंधी अवधारणा जो है वो उदारवाद से मिलती जुलती है। डियर फ्रेंड्स, मैं उदारवाद से संबंधित भी वीडियो लेक्चर जल्दी ही लेकर आऊँगी, जिसके अंतर्गत हम उदारवाद का अर्थ क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, उदारवादी अवधारणा की राजनीतिक चिंतन में क्या उपयोगिता है, और फिर हम इससे संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट्स को और क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो मैं इसका वीडियो भी जल्दी ही लेकर आऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जाती है? निम्न में से नागरिकता किससे प्राप्त की जाती है? आपके ऑप्शन है अ विवाह आधार पर, ब निश्चित निवास के आधार पर, स सरकारी सेवा होने पर, ठीक है, निश्चित निवास के आधार पर, स सरकारी सेवा होने पर, अद उपरोक्त सभी में से। ठीक है, नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जाती है? विवाह के आधार पर, निश्चित निवास के आधार पर, सरकारी सेवा होने पर या फिर उपरोक्त सभी। आपको ये बताना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। देखिए आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हो रहे हैं, कमेंट में अपना स्कोर भी मुझे बताइएगा। तो उपरोक्त सभी के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता वह है, आपके ऑप्शन है अ व्यक्ति जिसमें किसी राजनीतिक समुदाय का उत्तरदायी सदस्य होता है, ब व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है, स व्यक्ति को राज्य का सदस्य बनाता है, और द उक्त सभी। नागरिकता वह है, आपको इन ऑप्शन में से बताना है कि नागरिकता है क्या, सच्ची नागरिकता है क्या। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था ना कि एक समुदाय का सदस्य होने के नाते व्यक्ति को जब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन क्षेत्र में पूर्ण समता प्राप्त हो तो उसे नागरिकता कहते हैं। तो इसका ऑप्शन जो द है वो सही है। नागरिकता वह है कि व्यक्ति जिसमें किसी राजनीतिक समुदाय का उत्तरदायी सदस्य होता है, व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है तथा एक ऐसा अधिकार जो उसे राज्य का सदस्य बनाता है। तो ये है, ये तीनों फैक्ट्स जो हैं वो नागरिकता के संबंध में है। तो इसका जो द है ऑप्शन वो सभी हो जाएगा। ठीक है, कि ये सभी इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान से संबंधित कथन सत्य है। नागरिकता संबंधी प्रावधान से संबंधित जो कथन है वो भारत के संदर्भ में क्या है ये आपको बताना है। अ है संविधान के भाग 2 में वर्णित है, तो ये तो मैंने आपसे पहले ही बताया, तो ये तो सही हो जाएगा। वह है अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है। जी हाँ, ये भी सही है कि भारतीय संविधान में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक इसका प्रावधान है। अब ये पूछ रहा है स में कि अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता संबंधी शक्तियाँ दी गई हैं, और द है उक्त सभी। तो आप देखिए कि क्या ये तीनों फैक्ट सही हैं।
तो जाहिर सी बात है, जब पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, तो तीसरा ऑप्शन भी सही होगा। ठीक है, तो उक्त सभी अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता संबंधी शक्तियां प्रदान की गई हैं कि संसद को ही यह अधिकार है कि वह नागरिकता संबंधी कानून में संशोधन करे या नागरिकता के प्रावधान और नियम को निर्धारित करे। तो इस संबंध में क्वेश्चन नंबर 11 का जो है ऑप्शन वो सही होगा, यानी ये तीनों फैक्ट्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान से संबंधित ये तीनों कथन सही हैं। ठीक है, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो शेड्यूल 2 जो भाग 2 है उसका जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 है, यानी अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 11 में संसद को ये शक्ति प्रदान की गई है कि वह नागरिकता संबंधी नियम बनाए एवं उनमें संशोधन करे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन था? प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन थे? अ दास, ब श्रमिक, स अवकाश प्राप्त व्यक्ति और द उक्त सभी। प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन थे? आपको ये बताना है। तो जो अवकाश प्राप्त व्यक्ति थे उन्हें अरस्तु नागरिकता प्रदान करता है। अरस्तु का ये मानना था कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें अपने काम से फुर्सत ही नहीं है वो राज्य के नागरिक कहलाने के लायक ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति को ही राज्य का नागरिक कहा जा सकता है जो आवश्यकता पड़ने पर राज्य के लिए आवश्यक सेवा में अपना समय एवं पूर्ण सहयोग प्रदान कर सके। और अरस्तु जो है वो दासों को, श्रमिकों को और स्त्रियों को नागरिकता देने के पक्ष में नहीं था। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट्स जो मैं आपको क्वेश्चन के दौरान डिस्कस करती हूँ, जो बताती हूँ, इन्हें ध्यान से सुना करिए। ठीक है, ये सभी फैक्ट्स आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो अरस्तु ये कहता था कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें राज्य के लिए आवश्यकता पड़ने पर उचित सेवा देने का ये समय उपलब्ध हो, ऐसे व्यक्तियों को अरस्तु राज्य की नागरिकता प्रदान करने के पक्ष में था। 13वां क्वेश्चन है टी.एच. मार्शल नागरिकता में किन अधिकारों को शामिल करता है? आपके ऑप्शन है अ राजनीतिक, ब नागरिक, स सामाजिक और द उक्त सभी। टी.एच. मार्शल नागरिकता में किन अधिकारों को शामिल करता है? राजनैतिक, नागरिक, सामाजिक या उक्त सभी। आपको ये बताना है। तो उक्त सभी ये तीनों ही जो अधिकार हैं टी.एच. मार्शल नागरिकता में इन तीनों ही अधिकारों को शामिल करते हैं। टी.एच. मार्शल का कहना था कि राजनैतिक, नागरिक और सामाजिक ये समस्त अधिकार एक नागरिक होने के नाते व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए। उसे राजनैतिक क्षेत्र में, नागरिक जीवन में तथा सामाजिक जीवन में एक समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए और ये नागरिकता संबंधी समस्त प्रावधानों को क्रियान्वित करता है। टी.एच. मार्शल कहते थे कि राजनीतिक, नागरिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त होने चाहिए, समता के अधिकार प्राप्त होने चाहिए और इन समस्त क्षेत्रों में उसके साथ किसी प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार भी नहीं होना चाहिए। 14वां क्वेश्चन है नागरिकता के सिद्धांत से संबंधित विद्वान है। आपके ऑप्शन है अ टी.एच. मार्शल, ब टर्नर, स बिल किमलिका और द उक्त सभी। नागरिकता से सिद्धांत से संबंधित विद्वान कौन कौन से आपको ये बताना है। नागरिकता से संबंधित विद्वान कौन कौन से हैं आपको ये बताना है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो उक्त सभी ये तीनों ही विचारक जो हैं वो इन्होंने नागरिकता के संबंध में अपने सिद्धांत प्रकाशित किए हैं और इनके ऊपर अपने महत्वपूर्ण विचार प्रदान किए हैं। तो ये तीनों ही विचारक नागरिकता से संबंधित है। 15वां है विश्व नागरिकता की संकल्पना के द्वारा निम्न में से कौन सा एक सुझाव दिया गया है। विश्व नागरिकता की संकल्पना के द्वारा निम्न में से कौन सा एक सुझाव दिया गया है। आपके ऑप्शन अ सभी व्यक्तियों के लिए समान अधिकार, ब सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार, स सभी के लिए सामान्य अधिकारों के साथ अल्पसंख्यकों के लिए कुछ विशेष अधिकार और द विश्व में एकल नागरिकता। देखिए, आप जब क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़ेंगे ना, ध्यान से पढ़िए ऑप्शन को, सभी ऑप्शन को, तो आप लोग राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो जो विश्व नागरिकता की संकल्पना है वो विश्व में एकल नागरिकता का सुझाव प्रदान करती है। जो विश्व नागरिकता की संकल्पना है वो समस्त विश्व में एकल नागरिकता का प्रावधान करती है, यानी जो समस्त विश्व में जो नागरिक हैं वो एक विश्व के
सदस्य हैं, एक ही विश्व के सदस्य हैं। तो विश्व में एकल नागरिकता ये नहीं देखती है, जो संकल्पना है वो ये नहीं देखती है कि आप किस देश के नागरिक हैं। इस संकल्पना की मान्यता है कि इस भूमि पर जितने भी नागरिक हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो समस्त विश्व के नागरिक हैं। किसकी राय में नागरिकता वह व्यक्ति है जिसे न्यायिक कार्य में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? किसका मानना था कि नागरिक वह व्यक्ति है जिसे न्यायिक कार्य में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? आपके ऑप्शन है अ मैकियावेली, ब टी.एच. मार्शल, सी हीगल और डी अरस्तू। किसकी राय में नागरिक वह व्यक्ति है जिसे न्यायिक कार्य में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो अरस्तू का मानना था कि नागरिक वह व्यक्ति है जिसे न्यायिक कार्य में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है। अरस्तू का मानना था कि जो व्यक्ति न्यायिक कार्य में भाग लेने का अधिकारी होता है, वह व्यक्ति ही नागरिक कहलाने का अधिकारी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 17वां कि किस विचारक ने ऐसी अवधारणा प्रस्तुत की जिसमें सभी नागरिक संपत्ति, शिक्षा, जाति, लिंग आदि के आधार पर बगैर किसी भेदभाव के एकल वैधानिक प्रणाली के अधीन जीवन यापन करते हों। इनके अनुसार नागरिक भी वही हैं जो प्राधिकार के अंतर्गत समान स्वतंत्रता एवं सुरक्षा पाते हैं। आपको ये बताना है कि ऐसा कौन विचारक था जिसका ये कथन था। आपके ऑप्शन है ए मार्क्स, बी ग्रीन, सी हॉब्स, डी बोदा। नागरिकता ऐसी अवधारणा है जिसमें सभी नागरिकों को संपत्ति, शिक्षा, जाति, लिंग आदि के आधार पर बगैर किसी भेदभाव के एकल वैधिक प्रणाली के अधीन जीवन यापन करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो। और इनके अनुसार नागरिक भी हैं वही नागरिक है जो इस प्राधिकार के अंतर्गत समान एवं स्वतंत्रता एवं सुरक्षा प्राप्त करता हो। तो इनमें से किस विचारक का ये कथन था या मानना था, आपको ये बताना है। देखिए, एक तरह से ये नागरिकता की परिभाषा भी हो गई। ठीक है। नागरिकता की विभिन्न विद्वानों ने परिभाषा दी है, तो जो मेन परिभाषाएं मैं आपको एमसीक्यूज के माध्यम से हल करवा रही हूँ। तो बोदा का ये मानना था। ठीक है। बोदा ये कहता था कि सभी नागरिक संपत्ति, शिक्षा, जाति, लिंग के आधार पर बगैर किसी भेदभाव के एकल वैधानिक प्रणाली के अधीन जीवन यापन करते हों और नागरिक वही है जो इस प्राधिकार के अंतर्गत जिसे समान स्वतंत्रता एवं सुरक्षा प्राप्त हो। ठीक है। तो ये नागरिक जीवन के समस्त पक्षों को उजागर करती है परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्न में से किस विचारक ने नागरिक सद्गुण और सहभागिता को नागरिकता के आवश्यक तत्व मानता है? कौन विचारक है जो नागरिक सद्गुण और सहभागिता को नागरिकता के आवश्यक तत्व मानता है? आपके ऑप्शन है ए रूसो, बी अरस्तू, सी जॉन लॉक और डी बेंथम। देखिए, मैं चाहती हूँ कि आपका जो टॉपिक वाइज आपका सारा पोर्शन कवर हो सिलेबस का, इसलिए मैं टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स लेकर आती हूँ। लेकिन मेरी शिकायत है कि आप लोग इन वीडियोस को देखते नहीं हैं। मेरा ऐसा मानना है, ऐसा दावा है कि अगर आप लोग इन वीडियोस को देखेंगे तो आप लोग JRF क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स आपको लेकर आती हूँ। तो इससे आपका सारा सिलेबस भी कवर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए रूसो। रूसो ने कहा था कि नागरिक सद्गुण और सहभागिता ही नागरिकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्न में से किस विचारक ने सभी नागरिकों को अच्छा जीवन सुलभ कराने हेतु सामाजिक कल्याण के बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया और इसे नागरिकता का सार तत्व माना? कौन विचारक ऐसा है जो नागरिकों को अच्छा जीवन सुलभ कराने हेतु सामाजिक कल्याण के बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर देता है और इसे नागरिकता का सार तत्व मानता है? लास्की, कौटिल्य, टी.एच. मार्शल या फिर अरस्तू। कौन सा ऐसा विचारक है जिसके ये विचार है नागरिकता के संबंध में? क्या ये लास्की हैं, कौटिल्य हैं, टी.एच. मार्शल हैं या फिर अरस्तू हैं? तो टी.एच. मार्शल का ऐसा मानना था कि सभी नागरिकों को अच्छा जीवन सुलभ कराने हेतु जो सामाजिक कल्याण के बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं हैं उन पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया है टी.एच. मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में सीमित नागरिकता का विचार दिया? ये तो
देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर तो झट से दे देंगे चुटकी बजा के। ठीक है, आपके ऑप्शन है अरस्तु, प्लेटो, मैकियावेली और हीगल। पॉलिटिक्स किसकी रचना थी? देखिए मैंने आपको हिंट दे दिया, पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अरस्तु। अरस्तु जो पॉलिटिक्स जो है वो अरस्तु की रचना है ना, तो जाहिर सी बात है यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अरस्तु ने देखिए सीमित नागरिकता का प्रावधान किया था। अरस्तु स्त्री, कारीगर, मजदूरों, श्रमिकों, इन सभी को नागरिकता प्रदान करने के पक्ष में नहीं था। ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने के पक्ष में था जो न्यायिक कार्य में हिस्सा ले सकें, जो राजनीतिक कार्यों में हिस्सा ले सकें, जिनके पास पर्याप्त समय हो राज्य की समस्याओं को सुलझाने का, राज्य हेतु उचित समय पर उचित निर्णय लेने का। तो क्या अरस्तु ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करना चाहता था जिनके पास पर्याप्त अवसर व समय उपलब्ध हो राज्य हेतु आवश्यक सेवा प्रदान करने की। ठीक है, तो जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विचारक था कि अगर उसकी नागरिकता संबंधी अवधारणा को मान लिया जाए तो इस विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या को नागरिकता प्राप्त ही नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी अरस्तु है, क्योंकि अरस्तु जो है सीमित नागरिकता का प्रावधान करता था, तो इसलिए इनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर इनकी नागरिकता संबंधी अवधारणा को मान लिया जाए तो विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या जो है वो नागरिकता से वंचित रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक होमवर्क क्वेश्चन है कि नागरिकता का मार्क्सवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, और एक और क्वेश्चन है नागरिकता का बहुलवादी सिद्धांत किस विद्वान से संबंधित है? देखिए जो मैं क्वेश्चन आपको पूछ रही हूँ ये आप में क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए पूछ रही हूँ। आप लोगों से मैं होमवर्क क्यों पूछती हूँ, होमवर्क क्वेश्चन क्यों पूछती हूँ? ताकि आप में ये संबंधित टॉपिक से रिलेटेड क्यूरियोसिटी पैदा हो, ठीक है, उत्सुकता पैदा हो। तो आप लोग क्या करेंगे, जब मैं आपको होमवर्क दूंगी तो आप लोग सर्च करेंगे ना, टॉपिक को सर्च करेंगे। जब आप टॉपिक को सर्च करेंगे तो आप लोग उस टॉपिक से रिलेटेड और फैक्ट्स को भी पढ़ेंगे, उन्हें समझेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, जो संबंधित टॉपिक है, जो सिलेबस का जो टॉपिक है वो आपका क्लियर होता जाएगा। जब आप चैप्टर वाइज किसी टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे तो आप लोग अपने एग्ज़ाम में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं उन्हें आपको कवर करना अत्यंत आवश्यक है। और इसलिए मैं अपने वीडियो लेक्चर को ऐसा बनाती हूँ कि जिससे आपका कम समय में अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और मैं आपके टाइम को वेस्ट भी नहीं करना चाहती हूँ। हाँ, आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। ठीक है, देखिए आप लोग को अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अधिक से अधिक लाइक किया करिए, ताकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिले। ठीक है, और मैं इसी तरह की अन्य उपयोगी वीडियोस आपके लिए लेकर अपने चैनल पे आऊँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को देखें ताकि मेरा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है वो सफल हो सके। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और इसी तरह के अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।